अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द जूम। अब हम आपको ये बता दें कि आपका जो सिलेबस होगा फर्स्ट टर्म के हवाले से, उसके अंदर हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, 4 नहीं होगा इसके अंदर, 4 को हम नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है अभी फिलहाल ऑनलाइन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास जो है उसका नाम है हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें आप केमिकल रिएक्शन के वर्ड से तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हम केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं अब तक। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जेटिक्स यूज हो रही हैं, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी यूज होती है, जो यूज हो या फिर एलिमिनेट हो, यानी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हमारे पास एनर्जी का चेंज हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास इस हेडिंग के अंडर में पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम इस डायग्राम से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हम एनर्जी कैसे यूज कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक शीट लगी है जो कि सोलर कलेक्टर है, इस सोलर कलेक्टर पे डायरेक्ट सन से जब हीट पड़ती है तो ये हीट कर जाता है, और हीट करने के बाद, हॉट होने के बाद, यहाँ से जो इसकी लाइन गुजर रही है वाटर की, ये वाटर की लाइन जो गुजर रही है, इस वाटर को वो गर्म कर देता है। तो गर्म पानी यहाँ से फ्लो करके यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद इस सिस्टम में जो हॉट वाटर है वो अपनी लो डेंसिटी की वजह से ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा वाटर है या कूल वाटर है वो डाउन आ जाता है। तो कूल वाटर वापसी सर्कुलेट करके इधर चला जाता है, और इस तरह ये बॉयलर वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम ये जो सोलर एनर्जी है उसे हम हीट एनर्जी यानी बॉइलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ऐसे काम इसमें किया करते हैं जिसमें हमारे पास जो है हम एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शन में भी यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस मैच स्टिक को देखें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन से मिलकर बना जाता है। इसका जो केमिकल टिप पे लगा हुआ होता है, ये केमिकल जो इस पे लगा होता है, ये मैक्सिमम हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट और सल्फर और ग्लास पाउडर का जो है वो मिक्सचर बनाया जाता है। और जब ये आप माचिस की डिब्बी पे जो मैच बॉक्स होता है, उसके ऊपर आप इसको क्या करते हैं, रब करते हैं या फिर इसको घसीटते हैं, या फिर फ्रैक्शन उस पर लेकर आते हैं, तो ये जो फ्रैक्शनल एनर्जी है इसको मिलती है, जो कि एज ए एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। और ये एक्टिवेट होने के बाद इसमें से जो मटेरियल है ये रिएक्ट करना शुरू करता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, और बर्न होना शुरू हो जाता है। तो इसके जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में देखें, ये जो फ्लेम है ये बर्न कर रहा है, हीट निकल रही है इसमें से, तो ये एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होता है। इससे हीट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो सिस्टम को ठंडा कर देते हैं, तो वहां पे आपको वो ठंडे या कूल नजर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन, कुछ रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और कुछ रिएक्शन से एनर्जी क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। तो वही बात हो रही थी कि जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम इधर यहाँ इस हेडिंग में पढ़ते हैं, जिसमें एनर्जी चेंज हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद केमिकल एनर्जेटिक्स को एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है कि ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एन एनर्जी चेंज, तमाम तर ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी चेंज हो। अगर एनर्जी चेंज होगा तो वो इसमें पढ़ा जाएगा केमिकल एनर्जेटिक्स में। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपने पेट्रोल को अक्सर जलते हुए देखा होगा। व्हेन पेट्रोल बर्न, हीट इन गिवन आउट, जब हीट जो होती है वहां में से क्या हो जाती है, बाहर निकलती है जब वो बर्न करता है। तो व्हेन अमोनियम नाइट्रेट डिजोल्व इन वाटर, आप एक अमोनियम नाइट्रेट को अगर डिजोल्व करेंगे पानी में, तो वो उस सूरत में आप देखेंगे ठंडा हो जाएगा। अगर आपको लैब में मौका मिलेगा तो आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंस्टीड ऑफ राइटिंग एनर्जी चेंज ऑल द टाइम, केमिस्ट यूज्ड फॉर सिंबल, यानी कि जो सिंबल इस्तेमाल करता है एनर्जी चेंज के लिए वो ये है डेल्टा एच। ये जो है वो डेल्टा है, इसके साथ जो लगा है वो हमारे पास क्या है, वो एच, यानी कि एंथैल्पी चेंज कहलाता है बेसिकली। ठीक है, डेल्टा का मतलब ग्रीक लेटर है जो कि हमारे पास जो है शो होता है, डेल्टा इसको शो करते हैं, और जो चेंज को शो करता है। और एच जो है हमारे पास हीट या फिर एंथैल्पी हम इसको कॉमनली कहते हैं। तो डेल्टा एच मीन क्या होगा, चेंज, हीट और एंथैल्पी चेंज कहलाएगा हमारे पास। ठीक है,
अच्छा, हीट क्या चीज़ है? कुछ रिएक्शन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन हम सुन बहुत रहे होते हैं। हम कॉमन लाइफ में उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। तो कुछ इसमें जो है टर्म्स आपको बताई जाएंगी, क्योंकि आगे ये चैप्टर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। तो उस चीज़ से आपको इस चैप्टर में इन चीज़ों से फेमिलियर किया जाएगा। तो हीट क्या है? बेसिकली हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कई किस्म की एनर्जी कई किस्म की होती है। हमारे दिमाग में ज़्यादातर रहता है कि भाई सिर्फ हीट एनर्जी होती है, बाकी कोई एनर्जी नहीं होती। बेसिकली बहुत सारी एनर्जीज हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बहुत सारी हाइड्रल एनर्जी है, कई एनर्जीज हैं हमारे पास। उसमें जो हीट है वो एक फॉर्म है हमारे पास एनर्जी की, जो कि मूव करता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर कोई हॉट बॉडी है से कोल्ड बॉडी की तरफ वो अपने आप को लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा, हीट को और हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन जितना बढ़ जाएगा उतनी हीट उससे निकलना शुरू हो जाएगी और उसके मोशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, यूनिट्स क्या हैं हीट की जो हमारे पास यूज होती हैं? यूनिट हमारे पास है क्या? कैलोरीज है, एक है जूल। जूल जो है वो ऐसा यूनिट है हमारे पास इसकी, और जो हमारे पास जो कैलोरी है वो भी यूज होती है इसके लिए हमारे पास, ठीक है। इनका क्या रिलेशन है आपस में? बेसिकली अगर आप बात करते हैं A1 कैलोरीज की, तो 1 कैलोरी हमारे पास 4.184 जूल के बराबर होती है। कितनी? 4.184 जूल के बराबर होती है। और यानी कि इसका मतलब क्या होगा? अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 कैलोरी 1 जूल के बराबर होगी, यानी कि हमारे पास जो कैलोरी है वो जूल से बड़ी यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। मेन थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मो हीट, डायनेमिक्स टू फ्लो, यानी कि थर्मो हमारे पास हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डायनेमिक्स हमारे पास अगर वो हीट फ्लो कर रही है तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि हम एनर्जी की फॉर्म जब तब्दील होती है उसको जब स्टडी किया जाता है, यानी कि एक टाइप से दूसरी टाइप की तरफ फ्लो कर जाता है एनर्जी, तो वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लुक्स एट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विच अकर अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में अगर हो रहा होगा तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, हम उसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट जब इंटरेस्टेड होगा जब केमिकल रिएक्शन की बात होगी। अगर आप इंजन की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक स्टडी होती है, ऑब्जेक्ट के हवाले से भी स्टडी होती है, लेकिन वो हमारे सब्जेक्ट्स नहीं, इंजीनियरिंग और फिजिक्स में आ जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में या केमिकल के केमिस्ट के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वो हमारे पास क्या करता हो, उसके रिएक्शंस मिल रहे हों जिसके अंदर एनर्जी चेंज मिल रहा हो या फ्लो मिल रहा हो, तो केमिस्ट वहाँ पे इंटरेस्टेड होता है, वहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, हम कहते हैं ये हमारे पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मेजर करते हैं ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जितनी केमिकल से रिएक्शन से एनर्जी इवॉल्व और रिलीज हो रही है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली पहले थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते क्या हैं? द केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज along with the material change are known as a thermochemical reaction, यानी कि हम जब रिएक्शन करवाएं और उस रिएक्शन से हमें एनर्जी का चेंज मिलता है, एब्जॉर्ब और रिलीज मिलता है, ऐसे रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं या उसमें हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दो टाइप्स हैं थर्मोकेमिकल की, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब होता है आउट, ठीक है, और थर्म मतलब होता है हीट, यानी कि हीट का बाहर आना रिएक्शन में। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर accompanied बाय द लिबरेशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिससे एनर्जी क्या हो, लिबरेट हो, बाहर निकले, सिस्टम से बाहर आए। ऐसे रिएक्शन जैसे कि आप माचिस की तीली को आग लगा दें, जब उसको जलाएंगे तो आप देखेंगे उससे हीट बाहर आना शुरू होगी, तो उसके सिस्टम जो केमिकल के अंदर एनर्जी थी वो बाहर आना शुरू हो गई। तो ऐसी एनर्जी हमारे पास, ऐसे रिएक्शन हमारे पास कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। पेट्रोल को जला दें, रिएक्शन वो भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, रिएक्शन तो ये हो रहा होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, लेकिन उससे जो एनर्जी मिल रही है तो इस एनर्जी बाहर आ रही है, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है। आप किसी लकड़ी को जला दें, वुड पीस को जला दें, तब भी वो भी जो रिएक्शन कर रहा होगा उसके तरीके से भी हमें एक्सो हीट बाहर मिल रही होगी, ठीक है। अच्छा,
These reaction cause the temperature of the reaction mixture is decreased, यानी कि जो खुद से रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, अपनी एनर्जी वो सिस्टम में या सॉरी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देता है. Heat energy is given out by the reaction mixture, hence the surrounding increase a temperature, जिसकी वजह से कहता है कि अगर जब केमिकल रिएक्शन जिससे एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन हो रहा है उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी रिएक्शन मिक्सचर की. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इंटर हो, यानी कि यह होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है इनटू एंडो का, और इसका मतलब होता है हमारे पास थर्मिक का मतलब हीट, और रिएक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं. द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विच आर accompanied बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा. सम रिएक्शन कॉज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज, यानी कि ऐसे रिएक्शन के एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेते हैं, इसलिए उनकी टेम्परेचर एनर्जी हो जाती है, बढ़ जाती है. हीट एनर्जी इज टेकन बाय द रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. द सराउंडिंग डिक्रीज द टेम्परेचर, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको ठंडा लगने लगेगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. अब अगर इस ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो इस ग्राफ में हमारे पास ये एनर्जी है और ये हमारे पास रिएक्शन प्रोग्रेस है. अब अगर किस टाइप के रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे? किस टाइप के रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे? जिसमें रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या हो? वो कम हो. अगर रिएक्टेंट की हमारे पास एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जो हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस हमारे पास होगा, यानी कि ये लो एनर्जी पे जाके बन रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, तो ये जो दरमियान की एनर्जी है ये वो एटमॉस्फेयर में ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, इसलिए ये बाहर आएगी, इससे प्रोडक्ट इसको एनर्जी को बाहर निकालेगा. ठीक है. लेकिन अगर इस एक्सोथर्मिक की बात करते, एंडोथर्मिक की बात करते हैं, तो इसमें भी यही एनर्जी का ग्राफ है. इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, यहां तक एब्जॉर्ब करता हुआ यहां पहुंचेगा और यहां पर ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी. तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. अगर हम एनर्जी लेवल की डायग्राम को और मजीद डेवलप करें तो हमारे पास ये लगा, दीज एनर्जी लेवल्स डायग्राम शोज अ रिएक्शन विच डेल्टा एच इज नेगेटिव, यानी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच हम क्या लिखेंगे? वो नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे. अगर माइनस में लिखा है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? ये एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. इसकी ग्राफ ऐसा होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जितनी एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज कर देगा, ये बाहर आ जाएगी, इसलिए इसको सिस्टम से माइनस हो रही है, निकल रही है, तो इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं. The energy level diagram shows a reaction with delta H is positive, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा? जब एंडोथर्मिक सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही होगी. तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए इसको इसमें लेते हैं हम पॉजिटिव में लेते हैं. तो अगर पॉजिटिव में कहीं डेल्टा एच लिखा है तो देखते ही पहचान जाएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर कहीं नेगेटिव में लिखा है तो देखते ही पहचान जाएंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. तो देखा आपने, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था एक, यानी कि हमने दो चीज़ों को रिएक्ट करवाया, तो जब दो चीज़ें रिएक्ट करी तो ये एक्सप्लोजिव चला, तो ये एक्सप्लोजिव का जो बाकी मटेरियल है जो बच गया है हमारे पास, ये भी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट है बेसिकली. पहले जो रिएक्टेंट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई होगी, इसी वजह से जो एनर्जी बची इसकी इसने बाहर निकाल दी एटमॉस्फेयर में. ठीक है. अच्छा, ये
अब ये देखें टेम्परेचर इसका क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसमें सिट्रिक एसिड बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाया गया है। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, ये अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है, सॉरी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जा रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इस टाइप के रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक कॉमन रिएक्शन जानते होंगे आप लोग, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, और जो उसका जो HCl का हाइड्रोजन होता है वो वाटर बना लेता है OH से रिएक्ट करके। तो बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। इस बॉन्ड के टूटने और बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, द बॉन्ड आर ब्रोकन और न्यू वंस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन आर इन 2 स्टेजेस। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, पहले बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने का अमल एंडोथर्मिक होता है, और बॉन्ड बनने का जो अमल है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती है, तो एनर्जी को रिलीज होता है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा बॉन्ड बन जाए, अच्छे बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, तो वो सिस्टम एक्सोथर्मिक बन जाता है। लेकिन अगर बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या चीज़ है? The amount of heat absorbed or released when the molar quantity of reactant convert into product। यानी कि किसी भी चीज़ का जो है वो 1 मोलर अमाउंट जो है वो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उससे जितनी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होगी वो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन 1 मोल सब्सटेंस पे अगर हम एक और चीज़ ऐड कर दें, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm पे बात करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट की अपनी इंटरनल एनर्जी पहले से मौजूद होती है और प्रोडक्ट की भी इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है। द टोटल एनर्जी कंटेन विद इन अ केमिकल सिस्टम इज नॉन एज इंटरनल एनर्जी। यानी कि अगर आपको दो प्रोडक्ट से, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो एनर्जी चेंज मालूम करना है, तो आप जो पहले एनर्जी थी उसमें से फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज मिल जाता है आपको। तो डेल्टा ई यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, E1 जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी है, और E2 जो है वो प्रोडक्ट की इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, एंथैल्पी और हीट कंटेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो एंथैल्पी है वो क्या है, या हीट कंटेंट किसे कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम अगर मौजूद है किसी सिस्टम का, उससे मल्टीप्लाई करके उसमें उसकी एनर्जी ऐड कर दी जाए तो वो हमारे पास कहलाती है एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज अगर मालूम करना हो तो आप पहले जो इनिशियल स्टेट है उसका एंथैल्पी और जो फाइनल स्टेट है उसकी एंथैल्पी, दोनों के दरमियान जब डिफरेंस मालूम करेंगे तो वो डेल्टा एच के बराबर, यानी कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एंथैल्पी चेंज हमारे पास कहलाता है, ये एंथैल्पी रिएक्टेंट और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कहलाती है हमारे पास। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इस चैप्टर के मेन हिस्से में दाखिल हो रहे हैं टर्म्स के बाद। यहां से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शार्प क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो पहले ही हम जान चुके हैं कि थर्म मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है फ्लो। इसमें आगे पढ़ने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार होंगी, जो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, उन टर्म्स में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल हो रही है सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं या फिर मैं क्लास ले रहा हूं, वो क्लास मेरे लिए सिस्टम है। ठीक है, अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो जो ये रिएक्शन हो रहा है, जो
इमेजिनरी थिंग जो आप देख रहे हो, जो नजर आ रही है आपको, वो आपके पास जो है वो सिस्टम है, यानी जो काम कर रहा होगा वो सिस्टम है। एंड रियल और इमेजिनरी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जो भी कंसिडरेशन में हो वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अगर एक चाय का कप आपके पास है तो उस कप के अंदर मौजूद जो चाय है, जो टी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो हीट रिजॉल्व भी हो रही है, उससे मास भी इवॉल्व हो रहा है। सराउंडिंग क्या है? अब वो चाय के कप की जो बात हुई थी, वो जो चाय का कप था उसके अतराफ में जो उसका माहौल है, वो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पास कहलाता है सराउंडिंग। ठीक है, ऑल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो चीज ऑब्जर्व हो रही हो उसके अलावा जितना भी पोर्शन है यूनिवर्स का, इज प्रेजेंट अराउंड द सिस्टम, जो कि सिस्टम के अराउंड है, इज कॉल्ड सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक तो सिस्टम हो गया जो ऑब्जर्वेशन में है, मिसाल के तौर पर पूरी यूनिवर्स के अंदर एक सिस्टम स्टडी हो रहा है। मिसाल के तौर पर कहीं चाय गर्म हो रही है तो चाय वहां पे सिस्टम है, उसके अतराफ में जितना भी अतराफ में माहौल है वो सारा का सारा उसके लिए क्या है, सराउंडिंग कहलाएगी। अगर किसी कंटेनर में कोई गैस है, उस गैस को अगर हम स्टडी कर देख रहे हैं तो वो हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, और उस कंटेनर के बाहर जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा उस कंटेनर में जो मौजूद गैस सिस्टम है उसके लिए सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, द एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि जो एनवायरमेंट होगा हमारे पास सिस्टम का वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मजीद। बाउंड्री क्या है? अभी वही मैं दोबारा चाय के कप की एग्जांपल लूंगा। एक चाय का कप है जो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो वो जो चाय है वो तो सिस्टम है, अतराफ में जितनी भी चीजें हैं वो सराउंडिंग्स हैं, और चाय को सराउंडिंग से जो अलग कर रहा है वो क्या है, वो बाउंड्री है। पढ़ लेते हैं। द इमेजिनरी और अ रियल सरफेस सेपरेशन द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो जुदा कर दे वो हमारे पास कहलाता है बाउंड्री। ठीक है, अब अगर हम इसकी यहां पर एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स, इसके अंदर ये जो फ्लास्क रखी है, तो ये फ्लास्क जो बेसिकली जो ग्रीन रंग का मटेरियल है ये तो हो गया हमारे पास सिस्टम। ठीक है, और इसके अतराफ में जो फ्लास्क है वो है इसकी बाउंड्री, और बाउंड्री के अतराफ में जितना भी सिस्टम है, जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास इसके लिए क्या है, वो सराउंडिंग कहलाएंगी। अब सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ओपन टाइप सिस्टम होता है, एक तीन टाइप्स के होते हैं। एक ओपन टाइप सिस्टम होता है, एक क्लोज टाइप सिस्टम होता है, और एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ओपन टाइप सिस्टम क्या है हमारे पास? अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। यानी कि अगर आप एक वाकई दोबारा से चाय का कप ही ले लें, उस चाय के कप का अगर कोई गर्म होकर आया है, चाय गर्म होकर आई है, तो आप देखेंगे कि उस चाय से अगर आप ऊपर हाथ रखेंगे उसके, तो आपको, यानी कि चाय से थोड़ा सा बुलंद करके हाथ रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें से आपको हाथ पे हीट फील होना शुरू हो जाएगी। घर पे आप कोई बर्तन चूल्हे पे रख दें या फ्लेम पे रख दें तो आप देखते हैं कि उससे एनर्जी क्या हो रही है, बाहर आना शुरू होती है। ऊपर हाथ रखें, आपके ऊपर हाथ पे हीट फील होना शुरू हो जाएगी। चाय के कप के ऊपर भी हाथ रखेंगे, मिल्क के कप के भी ऊपर हाथ रखेंगे, आपको हीट बाहर निकलती हुई फील होगी, आपकी हथेली गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसी हाथ के ऊपर, जो कि आपका हाथ कोल्ड बॉडी है उसके मुकाबले में, तो आपके हाथ पे मॉइस्चर आना शुरू हो गया। यानी कि मॉइस्चर कहां से आ रहा है, आपको हाथ गीला फील होना शुरू हो जाएगा। वो कहां से फील हो रहा है? बेसिकली जो एनर्जी निकल रही थी उससे हीट आ रही है, और उसी सिस्टम से निकल के क्या चीज आ रहा है, जो वेपर्स हैं, मास है, वो भी निकल के क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो मैटर भी बाहर आ रहा है और एनर्जी भी बाहर आ रही है। तो ऐसा सिस्टम जिससे हमारे पास एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सके, ऐसा सिस्टम हमारे पास कहलाता है ओपन टाइप सिस्टम। ठीक है,
जैसे कि ये सिस्टम ओपन टाइप है तो इससे हीट भी एक्सचेंज हो सकती है और इससे मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास ओपन टाइप सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है क्लोज टाइप सिस्टम। अब क्लोज टाइप सिस्टम क्या है, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे हमारे पास सिर्फ हीट बाहर आ सके या एक्सचेंज हो सके, लेकिन मैटर का ट्रांसफर ना हो। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज टाइप सिस्टम। यानी कि अगर हम वही चाय के कप को पैक कर दें, बंद कर दें, बिल्कुल एयर टाइट पैक कर दें, तो आप देखेंगे चाय का कप तो गर्म हो रहा होगा, लेकिन उसके अतराफ में अगर आप हाथ रखें या कोई कोल्ड बॉडी लेकर आए तो आपको मॉइस्चर नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि अब उस सिस्टम से सिर्फ हीट बाहर आ रही है। चाय ठंडी हो जाएगी लेकिन हीट बाहर आ रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा, उस सिस्टम से अमाउंट मास बाहर नहीं आ रहा, मैटर बाहर नहीं आ रहा, तो मैटर का एक्सचेंज खत्म हो गया एटमॉस्फेयर से। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास कहलाता है क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम हमारे पास क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर एक सिस्टम है तो ये क्लोज सिस्टम है, से हीट तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर का एक्सचेंज इससे पॉसिबल नहीं है। तो जब मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो तो हम कहते हैं ऐसा सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाता है? क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इस क्लोज सिस्टम के बाद एक सिस्टम है हमारे पास, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है, आपको अंदाजा हो रहा होगा खुद से भी, कि ऐसा सिस्टम जिससे ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सके और ना ही उससे मास या मैटर का एक्सचेंज हो सके। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अभी। अ सिस्टम दैट कांट एन एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब थर्मोफ्लास्क इसकी एक एग्जांपल है। अब थर्मोफ्लास्क क्या है? थर्मोफ्लास्क हम कहते हैं कि हमारे पास थर्मास है। ठीक है, अगर हम थर्मोस में चाय रखते हैं और उसे बंद कर देते हैं तो कुछ देर के लिए हम उसको मान लेते हैं कि वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाय उधर भी ठंडी होगी, एनर्जी निकल के बाहर निकल जाना है उसमें से, लेकिन कुछ देर के लिए हम कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम उसको मान सकते हैं कि वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमारे पास? क्योंकि उसमें हीट भी रुक रही है और मास भी रुक रहा है, अमाउंट भी रुक रहा है। जो कि अमाउंट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आप यूनिवर्स को देखें तो वो हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल कहलाती है इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारे पास, उसके अंदर जितनी एनर्जी है और जितना मास है उसी के अंदर रहता है, ना ही इसके बाहर जाता है, ना ही इसके अंदर से कोई और चीज इंटर होती है। क्योंकि ना कोई चीज इंटर हो रही है और ना कोई चीज बाहर जा रही है, ना मास ना एनर्जी, क्योंकि दोनों चीजों का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये यहाँ तक हम रोकते हैं फिलहाल तो, क्योंकि इसके बाद हम नए लेक्चर की तरफ जाएंगे, उसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ना है। तो अभी तो यहाँ तक के लिए काफ़ी होगा, लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, नोट्स को लाजमी फॉलो करें, नोट्स को देखें, जितना पढ़ाया जा रहा है नोट्स से उतनी चीज़ें, थ्योरी जो पढ़ाई जा रही है वो याद करें, और जितने न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। आप लोग जो है वो मैनुअल में आपके पास मौजूद है, सॉरी मैनुअल बोलें, वर्कबुक बोलें, उसके अंदर आपके पास मौजूद हैं, वो क्वेश्चन होंगे। आप जब भी आपको जो टाइप क्वेश्चन की कराई जाएगी आप वो वर्कबुक में सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपको काम करवाया जाएगा थ्योरी का वो आपके नोट्स में होगा, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, इसको लूज नहीं छोड़िएगा बिल्कुल। आपने लूज नहीं पढ़ना है, अगर आप इस टाइम लूज पढ़ गए तो बहुत लॉस आगे आपको हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ही साथ देंगे हमारा। ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना काम तो कर लें लेकिन आप अपना काम करने से चूक जाएं, नुकसान आपका ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो, इस टाइम में आपको घर पे बैठने का मौका मिल रहा है, अपना पुराना काम याद करने का मौका मिल रहा है, उसको याद करें ध्यान से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।